ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 7 चैप्टर हैं और करीब करीब यहाँ से आपको 18 से 20 सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं और यहीं से हम स्टार्ट भी करने वाले हैं। तो चलिए, पहला चैप्टर हमारा है डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अल्फांसो कॉर्टी के बारे में। चाचा जी यहाँ पर आपको दिखाई भी गए अल्फांसो कॉर्टी, है ना। अल्फांसो कॉर्टी को कहते हैं इटालियन एनाटॉमिस्ट, इन्हें इटालियन एनाटॉमिस्ट कहते हैं। इनका जो साइंटिफिक कैरियर स्टार्ट हुआ था वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल से स्टार्ट हुआ था। बाद में इन्होंने मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम के ऊपर काम किया। इन्होंने एक स्ट्रक्चर का पता लगाया जिसे हम आज के नाम से कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के नाम से जानते हो, और ये कहाँ पर है? लोकेटेड ऑन द बैसिलर मेम्ब्रेन। यस, कॉकलिया में जो बैसिलर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी लोकेटेड होता है। क्लियर बेटा? तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेजर कंपोनेंट हमारे फूड के होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं। विटामिन और मिनरल जो होते हैं ये स्मॉल क्वांटिटीज में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करना डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड के द्वारा। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत होती है माउथ से और एंड होता है ये एनस पर। माउथ बक्कल कैविटी में ओपन करता है जिसे ओरल कैविटी भी कहते हैं। इस ओरल कैविटी के अंदर टीथ और टंग नाम के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। टीथ जो होते हैं ये सॉकेट ऑफ जॉ बोन में एम्बेडेड होते हैं। इस कंडीशन को थीकोडॉन्ट का नाम दिया जाता है। ज्यादातर मैमल में दांत दो बार निकलते हैं। एक टेम्परेरी मिल्क या डेसिडुअस टीथ होता है, दूसरा परमानेंट या एडल्ट टीथ होता है, इसे डाइफाइडोंट का नाम दिया जाता है। 32 परमानेंट टीथ होते हैं जो 4 तरह के होते हैं, इसे हेट्रोडोंटेंटिशन कहते हैं। इसमें इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर आ जाते हैं। ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला होता है 2123/2123 होता है। जो टीथ की चिविंग सरफेस होती है, हार्ड चिविंग सरफेस वो इनेमल से बनी होती है और इनेमल फूड को मैस्टिकेट करने में मदद करता है। जो टंग होती है ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है फ्रेनुलम नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा। कौन सा स्ट्रक्चर है? फ्रेनुलम। टंग के अपर सरफेस पे इस छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें पैपिली कहते हैं, और इन कुछ पैपिली में टेस्ट बड पाए जाते हैं। टेस्ट बड से ही हम टेस्ट का अनुभव कर पाते हैं। बक्कल कैविटी फेरिंग्स में ओपन करती है। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। ये फूड और एयर का कॉमन पैसेज होती है। ईसोफेगस और ट्रेकिया, ट्रेकिया को विंड पाइप कहते हैं, दोनों ही फेरिंग्स में ओपन करते हैं। एपीग्लॉटिस नाम का एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो फूड की एंट्री को ग्लॉटिस में प्रिवेंट करता है सोइलोविंग के दौरान। ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। ट्रेकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस का नाम दिया जाता है। चलिए अब देखिए, जो ईसोफेगस है बेटा, ईसोफेगस ओपन करता है कहाँ पर? जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्टमक कहते हैं। तो स्टमक का शेप कैसा हो गया? जे शेप का हो जाएगा। ठीक है। एक स्फिंक्टर होता है मसल का बना हुआ जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर स्टमक और इसोफेगस के बीच होता है। स्टमक कहाँ पर लोकेटेड है? स्टमक इज लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में पाया जाता है और इसमें 4 मेजर पार्ट होते हैं। हैज 4 मेजर पार्ट, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। 4 रीजन हो जाएंगे। चारों रीजन यहाँ पर आपको दिखाई भी गए हैं। यह हो गया कार्डिक जहाँ पर इसोफेगस ओपन होता है, ये फंडस हो गया, बॉडी हो गया, पाइलोरिक हो गया। बॉडी को मेन सेंट्रल रीजन भी कहा जाता है। ये बात एनसीईआरटी में ऐड की गई, मेन सेंट्रल रीजन का नाम दिया जाता है। अब जो पाइलोरिक रीजन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। डियोडिनम सी शेप का होता है, सी शेप का डियोडिनम होता है। लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम होता है और हाईली क्वाइल्ड पोर्शन इलियम के नाम से जाना जाता है। अब स्टमक और डियोडिनम के बीच में एक स्फिंक्टर होता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं।
इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है जिसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। एक नैरो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से निकलता है जिसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन उन्हें कहते हैं जो हमारे पूर्वजों में फंक्शनल थे लेकिन हम लोगों में कैसे हो गए, नॉन फंक्शनल हो गए। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहाँ से निकलता, सीकम से एराइज करता है। सीकम कोलन में ओपन कर जाता। कोलन के चार पार्ट हैं, पहले तीन पार्ट थे, अब चार पार्ट है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड कोलन रेक्टम के थ्रू एनस में ओपन कर जाता है और एनस के द्वारा हम अपनी छींची को सुबह सुबह बाहर निकाल देते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है बेटा, ईसोफेगस से रेक्टम तक, उसमें चार लेयर होती है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो बनी होती है थिन मेसोथीलियम के द्वारा। थिन मेसोथीलियम से बनी होती है जो, जिसे हम कहते हैं एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। साथ ही कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं। मस्कुलरिस स्मूथ मसल से बनी होती है जिसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल लेयर पाई जाती है। ऑब्लिक मसल लेयर भी स्टमक में प्रेजेंट होती है। सब म्यूकोसा की अगर बात करें तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है जिसमें नर्व, ब्लड और लिम्फ वेसल पाए जाते हैं। डियोडिनम में ग्लैंड भी पाई जाती है सब म्यूकोसा में, जिनको डियोडिनल ग्लैंड या ब्रूनर ग्लैंड कहा जाता है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसे म्यूकोसा का नाम दिया जाता है। और इस म्यूकोसा के द्वारा स्टमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड बनते हैं जिन्हें रूजी के नाम से जाना जाता है, और फिंगर लाइक फोल्डिंग पाई जाती है विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। विलाई के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं, और इनसे सरफेस एरिया काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। अब ये जो विलाई होती है बेटा, विलाई के अंदर लार्ज लिम्फ वेसल की सप्लाई होती है जिसे लैक्टियल कहते हैं, जो फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल होती है जो म्यूकस को सिक्रीट करती है, जो लुब्रिकेशन करने का काम करता है। म्यूकोसा में ग्लैंड भी पाई जाती हैं। स्टमक में जो ग्लैंड पाई जाती है म्यूकोसा में, उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड पाई जाती है उन्हें क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन के नाम से जाना जाता है। चारों लेयर में अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तीन तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं, एलिमेंट्री कैनाल, लिवर और पेनक्रियास, सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड तीन तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, जो कि तीन पेयर सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। एक पेयर पैरोटिड होती है जो चीक रीजन में होती है, एक होती है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो लोअर जॉ के पास में होती है, और एक पेयर सबलिंगुअल होती है जो टंग के नीचे पाई जाती है। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की है जिसका वेट 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम, और इसमें दो लोब प्रेजेंट होती हैं, दो लोब पाई जाती हैं। हेपेटिक लोब्यूल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, और इसमें हेपेटिक सेल होती हैं जो कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होती हैं, कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होती हैं। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल, इसे ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। Bile is secreted by hepatic cell, passes through the hepatic duct and stored and concentrated in gallbladder. गॉल ब्लैडर कभी बाइल को सिक्रीट नहीं करता, स्टोर और कंसंट्रेट करता है। डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। अब जो कॉमन बाइल डक्ट है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, जो ड्यूडिनम में ओपन करती है जिसे गार्ड करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से गार्ड करता है। पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज एक कंपाउंड ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पोर्शन होते हैं। ये कहाँ पर है, ये सिचुएटेड होता है सी शेप ड्यूडिनम की लिम्ब के बीच में। जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं, और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियास का, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करता है। क्लियर बेटा? चलो, ये आपको डक्ट सिस्टम यहाँ पर दिखाए गए। गॉल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं, लिवर की डक्ट को हेपेटिक डक्ट कहा जाता है। कॉमन हेपेटिक डक्ट और कॉमन यहाँ पर सिस्टिक डक्ट मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, जो ड्यूडेनम में ओपन करती है जिससे गार्ड करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। फूड के डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा होता है।
बक्कल कैविटी दो मेन काम करती है, एक मैस्टिकेशन ऑफ फूड, दूसरा खाने को निगलने में मदद करना। ठीक है। जब हम सलाइवा में जो म्यूकस प्रेजेंट है उसकी मदद से फूड के पार्टिकल को आपस में जोड़ देते हैं तो उसे बोलस का नाम दिया जाता है। अब जो बोलस होता है, बोलस को फेरिंग्स में भेज दिया जाता है बक्कल कैविटी से, और फिर इसोफेगस में सोलोविंग या डिग्लूटिशन के द्वारा। इसोफेगस से जो फूड होता है बेटा, ये पेरिस्टालसिस के द्वारा कहाँ पर जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। और आप जानते हैं कि इसोफेगस और स्टमक के बीच में गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। अब सलाइवा की अगर हम बात करें बेटा, तो सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, और एंजाइम यहाँ पर होते हैं सिलाइवरी, एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। केमिकल प्रोसेस जो डाइजेशन का है, मतलब जो एंजाइम का एक्शन होता है, वो बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे? स्लाइवरी एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवरी एमाइलेज क्या करता है, 30% स्टार्च को ये माल्टोज में चेंज करता है। ऑप्टिमम पीएच स्लाइवरी एमाइलेज का है 6.8। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल, ये डाइसैकेराइड है। जो लाइसोजाइम होता है बेटा, ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट है जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है। स्टमक की म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जिसमें तीन मेजर टाइप की सेल होती है। एक होती है म्यूकस नेक्स्ट सेल जो म्यूकस को सिक्रीट करती है, पेप्टिक और चीफ सेल जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती है, और पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो एचसीएल को सिक्रीट करती है और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। स्टमक फूड को करीब 4 से 5 घंटे तक स्टोर करने का काम करता है। जब गैस्ट्रिक जूस के साथ बोलस मिक्स होता है तो उसे काइम का नाम दिया जाता है। जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है, इसे एचसीएल कन्वर्ट कर देता है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में, और पेप्सिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटियोजेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में कन्वर्ट करने का काम करता है पेप्सिन एंजाइम। एचसीएल की अगर बात की जाए बेटा, तो एचसीएल एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है 1.8, जो ऑप्टिमम होता है पेप्सिन के लिए। देखिए, पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम पीएच 1.8 होता है, सिलाइवरी एमाइलेज के लिए 6.8 होता है। रेनिन एक और एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, जो कि इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में होता है। इन्फेंट किसे कहते हैं, जिनकी एज 1 साल से कम होती है, और ये मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। स्मॉल अमाउंट में लाइपेजेस भी सिक्रीट किए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से लाइपेज का भी सिक्रीशन होता है। बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये तीन सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी ड्यूडेनम में रिलीज किए जाते हैं। ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में कुछ इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज। अब इनमें से जो ट्रिप्सिनोजन है, इसको एक्टिवेट किया जाता है एंटेरोकाइनेज के द्वारा, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है, और ट्रिप्सिन बाकी एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बाइल के बारे में, जो बाइल होता है, इस बाइल में बाइल पिगमेंट होते हैं जिन्हें बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन कहते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई भी एंजाइम बाइल के अंदर नहीं पाया जाता। बाइल का काम क्या है, बाइल इमल्सिफिकेशन का काम करता है, यानी ये फैट को स्मॉल मिसलीज में कन्वर्ट करता है, और ये लाइपेजेस को एक्टिवेट भी करता है, ये लाइपेजेस को एक्टिवेट करता है। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है, जिसमें कई सारे एंजाइम है, डाइसैकेराइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेज, ये सारे एंजाइम सक्कस एंटेरिकस के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो पीएच होता है बेटा, वो 7.8 पीएच होता है, 7.8 पीएच होता है। 7.8 पीएच पर जो इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम हो एक्टिव होते हैं, और ब्रूनर ग्लैंड को सब म्यूकोसल ग्लैंड या ड्यूडिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेज, इन तीनों के ऊपर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज काम करते हैं, और उसे डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। स्टार्च को पैनक्रियाटिक एमाइलेज डाइसैकेराइड में चेंज करता है।
फैट को लाइपेज पहले डाइग्लिसराइड में फिर मोनोग्लिसराइड में चेंज करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस पहले न्यूक्लियोटाइड में फिर न्यूक्लियोसाइड में चेंज करता है। अब इंटेस्टाइनल जूस के जो एंजाइम होते हैं डाइपेप्टाइडेज, ये डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज करते हैं। माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज तीनों डाइसैकेराइडेजेज हैं, डाइसैकेराइड पैक करते हैं। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में, और न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड को शुगर और बेस में कन्वर्ट करते हैं। लाइपेजेस डाई और मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से जो डाइजेशन होता है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें, यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती। इसके दो मेन काम होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल और ड्रग, और सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस को सिक्रीट करने का काम करती है। जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेज होते हैं उन्हें फिसिस कहते हैं, और ये सीकम में एंटर करते हैं इलियोसीकल वॉल के द्वारा। इलियोसीकल वॉल बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर को प्रिवेंट करती है। फिसिस को टेम्पोरेरली रेक्टम के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक, रेक्टम के अंदर इसे स्टोर किया जाता है। न्यूरल और हार्मोनल सिस्टम के द्वारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटीज हैं उन्हें कंट्रोल किया जाता है। अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट की 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन की 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट की 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम है। अगर फिजियोलॉजिक वैल्यू की बात की जाए तो फिजियोलॉजिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के लिए 4, प्रोटीन के लिए 4 और फैट के लिए 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होती हैं। इस पेज पे ये बातें आपको ध्यान रखनी है, सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है पैसिव, एक्टिव या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और क्लोराइड आयन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फ्रक्टोज, तो इनका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ठीक, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। और अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में, सोडियम आयन के बारे में और कुछ अमीनो एसिड के बारे में, तो इनका एब्जॉर्प्शन होता है कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा इनका एब्जॉर्प्शन होता है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक टर्म पूछा जाता है आपसे काइलोमाइक्रोन के बारे में, ठीक है। काइलोमाइक्रोन क्या होते हैं बेटा, काइलोमाइक्रोन की बात करें तो दीज आर प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल, ठीक, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल। काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में जो फैट होती है उनका एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पर, लैक्टियल के अंदर, लैक्टियल के अंदर इनका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन की साइट कौन सी है, बक्कल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये साइट होती है। माउथ के अंदर जनरली ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक के अंदर वाटर, सिंपल शुगर जिन्हें हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, और एल्कोहल ध्यान रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ज्यादातर चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल और ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। ड्रग का एब्जॉर्प्शन दो जगह हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन और बक्कल कैविटी या माउथ में। स्टमक में एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है, एग्जाम में कभी कभी बियर या वाइन पूछा जा सकता है आपसे। अब एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो होते हैं वो टिश्यू तक पहुंचते हैं और टिश्यू उनको यूटिलाइज करता है, इसे हम एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, एसिमिलेशन कहते हैं। इजेशन ऑफ फिसिस टू द आउटसाइड थ्रू एनल ओपनिंग इज कॉल्ड डेफिकेशन, और ये एक वॉलंटरी प्रोसेस होता है, ठीक, वॉलंटरी प्रोसेस होता है। डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इन्फ्लेमेशन है ये सबसे कॉमन एलिमेंट, सबसे कॉमन देखकर जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। जॉइंडिस में लीवर अफेक्ट होता है, स्किन और आई येलो हो जाती है क्योंकि बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाता है। ओमिटिंग क्या होता है, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि ओमिट सेंटर से कंट्रोल होता है, ओमिट सेंटर मेडुला में होता है। और नोजिया पहले आती है ओमिटिंग के, नोजिया प्रिसीड्स ओमिटिंग। डायरिया की बात करें, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर, इट रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का एब्जॉर्प्शन कम होता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसे कहते हैं। फिसेज आर रिटेन विद इन कोलन, पहले यहाँ रेक्टम लिखा होता है, कोलन कर दिया गया है। बाउल मूवमेंट इरेगुलर हो जाता है, इरेगुलर बाउल मूवमेंट। इनडाइजेशन में क्या होता है, फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस, इनडाइजेशन के कारण सोफिया याद करना है, सोफिया, ठीक है। सोफिया मतलब स्पाइसी फूड, ओवर ईटिंग, फूड पॉइजनिंग,
इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, और ए का मतलब हो जाएगा एंजाइटी। 5 कारण होते हैं इंडाइजेशन के। कम पिम की बात करते हैं बेटा। पिम में क्या होता है? पिम में प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है ना। इसे हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। इसमें दो कंडीशन होती है, मेरेस्मस एंड क्वासियोरकर। मेरेस्मस में क्या होता है बेटा? मेरेस्मस में दो चीजों की कमी एक साथ होती है, ठीक। मेरेस्मस में दो चीजों की कमी होती है, साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। ये 1 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है, 1 साल से कम उम्र के बच्चों में था। क्वासियोरकर जो होता है केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, और ये 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में होता है। इतनी चीज आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। कितना टाइम लगा?